हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जॉन लॉक। और जॉन लॉक में हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार से वो उदारवाद के जनक कहलाए और उदारवाद का जो अर्थ उन्होंने समझाया व्यापक रूप में वो क्या था। जैसा हम जानते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद के जनक कहलाते हैं। इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और 1704 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस। इसके द्वारा उन्होंने जिस उदारवाद की नींव रखी, इतनी व्यापक रूप से उदारवाद का अर्थ जितना जॉन लॉक ने समझाया उतना अन्य किसी भी राजनेता ने उसे नहीं समझाया। तो हम जॉन लॉक के उदारवाद को पढ़ रहे थे और उदारवाद में उन्होंने ये समझाया कि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है राज्य से, इसलिए राज्य की शक्तियों को सीमित या नियंत्रित किया जाना चाहिए और राज्य अपनी मर्यादाओं में रहकर ही व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। तो ये जो उदारवाद की कॉन्सेप्ट था जो जॉन लॉक लेकर आए थे, उसकी विशेषताओं को हमने 4 विशेषताओं को पढ़ लिया है और अगली विशेषता को हम पढ़ रहे हैं और वो है राज्य का आधार जन सहमति। उस समय में लोकतंत्र नहीं था, लेकिन तब भी जॉन लॉक ने लोकतंत्र की नींव या बीज बो दिए थे और उस बीज का ही परिणाम है कि आज विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना गया है। और इस शासन व्यवस्था में उन्होंने जो लोकतंत्र है उसने जन सहमति को जो इम्पोर्टेंस दी है, राजनीतिक सक्रियता को जो महत्व दिया है, वही महत्व की बात और वही जन सहमति की बात जॉन लॉक ने 1632 ईस्वी में कह दी थी। तो उन्होंने ये बताया जिस राज्य में हम रह रहे हैं, जो राज्य हमारे लिए कुछ करने की क्षमता रखता है, उस राज्य का आधार कैसा होना चाहिए, उसके नागरिकों की जन सहमति कि जो भी कानून बनाए, जो भी नियम बनाए या जिस भी कार्य को राज्य अपने हाथों में ले ले, उन सभी कार्यों की पूर्णता तभी नजर आएगी जब उसमें रहने वाले नागरिकों की सहमति उसमें शामिल हो जाएगी। जब नागरिकों की सहमति उसमें शामिल हो जाएगी तो जनता जो भी कार्य करेगी, राज्य जो भी कार्य करेगा, उन्हें उस कार्य को करने में कहीं भी कष्ट नहीं होगा और इस वजह से कष्टों का निवारण ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि राज्य को कोई समस्या आ रही है तो जनता उसमें सक्रिय योगदान देके या सक्रिय भागीदारी देकर राज्य की उस समस्या को निपटा सकती है। और यदि जनता को कोई समस्या आ रही है तो राज्य जन सहमति का सहारा लेकर उस समस्या का निदान कर सकता है। तो इस तरीके से उसने राज्य की जो महत्वता बताई और राज्य का जो उद्देश्य बताया, जन सहमति का जो आधार बताया, वो उस जमाने में अपने आप में एक विशेष योग्यता रखता है। सहमति चाहे जन समुदाय की हो या प्रतिनिधियों के माध्यम से सहमत हो, सहमति ही राज्य का मुख्य आधार है। किसी राज्य विशेष में रहने का अर्थ भी राज्य की सरकार को अपनी मौन स्वीकृति प्रदान करना होता है। लॉक इस बात पर बल देते हैं कि जब राज्य का आधार जनता की सहमति और जनता ही अपने कल्याण हेतु राज्य की आज्ञाओं का पालन करती है, तो यदि शासक जनहित के विरुद्ध कार्य करता है तो जनता को उसके विरुद्ध जाने का भी अधिकार होता है। तो इस जन सहमति का मुख्य आधार जब जनता स्वयं है, तो यदि शासक, यदि राजा किसी भी कार्य को करने के लिए जनसहमति के विरुद्ध जाता है तो या कोई जनहितकारी कार्य नहीं करता, जनता के विरुद्ध जाता है,
तो लॉक उदारवाद के आदर्श को प्रस्तुत करता है कि जनता को विरोध करने का भी अधिकार प्राप्त होता है, कि जनता स्वयं ये विरोध प्रकट करे कि अमुक कानून को हम नहीं मानेंगे, इसे वापस लिया जाए। तो यदि जन सहमति उसमें शामिल हो जाए तो राज्य का मुख्य आधार वही हो तो वो एक बेहतर राज्य होगा, और इसी की झलक उदारवाद में झलकती है। उदारवाद का अर्थ वर्तमान राज्य का। तो वर्तमान राज्य में जो जो बातें स्पष्ट रूप से हमें नजर आती है और हम मानते हैं कि राज्य को तो ये सब करना ही है, तो राज्य उस समय क्या क्या करना चाहिए, वो सारी बातें जॉन लॉक ने राज्य के बारे में कही। अगली विशेषता है धर्म व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित। हम जिस धर्म को देख रहे हैं, जिस धर्म की बातें हम लोगों ने सुनी है, जिस धर्म की व्यवस्थाओं को उस जमाने में लोगों ने भोगा है या समझा है, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो धर्म से रिलेटेड है। उसमें उस समय में धर्म, नैतिकता, राजनीति सब इतनी ज़्यादा घुली मिली थी कि राजनीति से धर्म को अलग करना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो सबसे पहले जॉन लॉक ने ही धर्म को राजनीति से अलग किया और ये समझाने का प्रयास किया कि धर्म तो बिल्कुल अलग चीज है और वो व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित है, कि यदि कोई व्रत उपवास करता है तो उसका फायदा किसको मिलता है? किसी दूसरे को थोड़ी मिलता है, उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्रत उपवास कर रहा है धर्म के नाम पर, या कोई पुण्य कर रहा है तो उसका फल भी उसी को प्राप्त होता है, तो वो उसका निजी मामला है। ये समझाने के लिए लॉक ने ये बताया कि धर्म ही, जिसे धर्म माना जाता है, धर्म ही व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित मामला है। अतः राज्य का इस धार्मिक मामलों में कहीं भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं वर्तमान में कि मौलिक अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। हम किस धर्म को स्वीकार करें और किस धर्म को कितने हद तक उसे माने, उसको के आदर्श रूप में माने, उसको कम माने या बिल्कुल सामान्य रूप में माने, ये हमारा निजी मामला है कि जिस धर्म को हम स्वीकार करते हैं वो धर्म हम कितनी हद तक उसको हम मानते हैं। क्या सारी की सारी बातें फॉलो कर लेते हैं या फिर कहीं कुछ उसमें हम अपना सुझाव भी डाल देते हैं या हमारी परिस्थितियां भी उसमें डल जाती है और फिर हम परिस्थितियों के अनुरूप उस धार्मिक व्यवस्था को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो लॉक ने इस धर्म को किस रूप में समझाया, पढ़ते हैं लॉक के शब्दों में। तो लॉक ने राज्य व चर्च के संबंधों को जनहित की दृष्टि से मधुर बनाने की कोशिश की। उस जमाने में धर्म और चर्च में हमेशा झगड़ा चलता रहता था और इससे नुकसान किसका होता था? जनता का, क्योंकि जनता चर्च के बिना भी नहीं रह सकती और धर्म के और राज्य के बिना भी नहीं रह सकती। इसलिए उसने कोशिश की कि राज्य और चर्च के संबंधों में जो कटुता आ गई है वो मधुर संबंध बनाने की उसने कोशिश की। इसके लिए उन्होंने मत मतांतरों तथा धार्मिक विचारों के प्रति सहिष्णुता की भावना को अपनाने का आग्रह किया। लॉक ने राजनीति को धर्म व संप्रदाय से मुक्त किया, वहीं दूसरी ओर आंतरिक जीवन के लिए इसे बहुत ही आवश्यक माना। लॉक ने धर्म को अस्वीकार करने की बजाय उदार बनने का प्रयास किया और लॉक की धार्मिक सहिष्णुता स्पष्ट रूप से उदारवादी धारणा में पर आधारित है। ये समझ में आती है कि लॉक के जो विचार थे, लॉक ने ये नहीं कहा कि हमें धर्म को नहीं मानना। लॉक ने कहा धर्म हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकता है, हमें उसे मानना ही चाहिए। और इस मान्यता को मानने के लिए उसने क्या कहा कि यदि ये हमारा निजी और आंतरिक मामला है
तो इसमें राज्य के हस्तक्षेप की कहीं भी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। और दूसरी बात उसने ये कहा कि धर्म तो अलग अलग है, धार्मिक विचारधारा अलग अलग है, तो कोई धर्म उच्च या निम्न नहीं होता, सभी धर्म मतलब सही है, सभी धर्म अपनी अपनी जगह ठीक है। जिसको जो विचारधारा ठीक लगती है वो उस धर्म को स्वीकार करे, लेकिन धर्म को भी चाहिए कि वो पूर्ण रूप से व्यक्ति के प्रति सहिष्णु बने। यदि धर्म व्यक्ति के प्रति सहिष्णु बनता है तो वह व्यक्ति धर्म को ज्यादा अच्छी तरीके से अपने जीवन में उतार पाता है। और इसीलिए उसने ये कहा कि धर्म व्यक्ति के जीवन से के आंतरिक मामले से संबंधित है, ये उसका निजी मैटर है। अगला पॉइंट है संवैधानिक तत्व। संवैधानिक तत्व का अर्थ होता है कि जब जब नियमों की अवहेलना होती है तब तब निरंकुशता का उदय होता है। यानी जब हम निरंकुश होकर कोई कार्य करने लग जाते हैं, हम पे कोई डर नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता, तो वो कार्य सदैव सत्य नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई अंकुश हम पर है, यदि कोई डर हमें है, तो हम उस कार्य को करने से पहले कई बार सोच विचार करते हैं। और ये डर कौन सा है? संविधान का होना चाहिए कि कानूनों का डर व्यक्ति के जीवन में हमेशा होना चाहिए, जिससे वो प्रत्येक कार्य को करने से पहले कई बार सोच विचार करके उचित निर्णय लेकर ही उस कार्य को पढ़े। तो लॉक ने अपने उदारवाद में संविधान को महत्वपूर्ण स्थान दिया। राज्य को संविधान की रक्षा करनी चाहिए और राज्य ही संविधान का व्याख्याता हो और वही उस कानूनों को बनाए जो जन सहमति पर आधारित है। तो लॉक अपने शब्दों में इसे किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, पढ़ते हैं। लॉक द्वारा प्रतिपादित राज्य कानून के द्वारा अनुशासित, अनुप्रेषित और संचालित होता था। सामान्य समय में व संकट काल के समय में भी राज्य की कार्यपालिका का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण करना ही है। लॉक राज्य के विशेषाधिकारों के समय में भी कानूनों की सत्ता को स्वीकार करते हुए कहता है कि जहां कानूनों का अंत होता है वहीं से निरंकुशता का प्रारंभ हो जाता है। अतः प्रत्येक राज्य को क्या करना चाहिए? सार्वजनिक कल्याण की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसमें एक मुख्य बात लॉक और कहता है कि जीवन चाहे सामान्य चल रहा हो या फिर जीवन में संकट काल चल रहा हो, दोनों ही समय में राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य के द्वारा जो प्रतिपादित कानून है, उसे हमेशा ही मानना ही चाहिए। यदि राज्य कानूनों को नहीं मानेगा तो वो भी निरंकुश हो सकता है, और व्यक्ति को यदि राज्य का कानूनों का डर नहीं होगा तो वो भी निरंकुश हो सकता है। इसलिए उसने ये समझाया कि जहां जब कानूनों का हनन होता है तो निरंकुशता का प्रारंभ ऑटोमेटिक हो जाता है। इसलिए राज्य में हमेशा से संवैधानिक तंत्र प्रबल होना चाहिए, तभी वो उदारवाद का सच्चा प्रतीक होगा। अगली विशेषता है क्रांति का अधिकार। क्रांति का अर्थ होता है विरोध या विद्रोह। हम कब करते हैं विरोध या विद्रोह? सामान्य जीवन में मनुष्य की जो प्रकृति है वो कैसी प्रकृति है? वो शांति प्रिय है, उसे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है और ना ही अपने जीवन में हस्तक्षेप किसी का उसे पसंद आता है। हर व्यक्ति का नेचर अलग है, हर व्यक्ति की विचारधारा अलग है, और जो माइंड सेट होता है हमारा कि हम जिस परिस्थितियों में रहते हैं, जिस आवासिकी में हमारा जन्म हुआ है और जिस जगह हम लोग रहते हैं, उसकी विचारधारा का प्रभाव हम पर अवश्य ही पड़ता है। तो ये विचारधारा जब सामान्य रूप से चलती है तो वो सामान्य कानून के रूप में
रहती है। लेकिन यदि कानून गलत हो, यदि कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे सामान्य जनता ने अस्वीकार कर दिया है या राज्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक उसके जीवन पर पड़ रहा है, तो लॉक ने व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वह राज्य के विरुद्ध क्रांति कर सकता है। क्रांति का अर्थ विरोध जाहिर कर सकता है। तो लॉक ने अपने शब्दों में इसे इस प्रकार से बताया कि राज्य में सरकार को सीमित अधिकार प्रदान करके उसे प्रतिबंधित कर दिया तथा यह व्यवस्था की कि समुदाय या सरकार जो भी प्राकृतिक अधिकारों का आहरण करे, व्यक्तियों को उसके विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार प्राप्त होगा। लॉक राज्य के कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल है या नहीं, इसके निर्णय का अधिकार व्यक्तियों के हाथों में ही सौंपता है। कि जैसा लॉक ने समझाया कि दो प्रकार के कानून चलते हैं। पहला प्राकृतिक कानून जो ईश्वर प्रदत्त है, उन कानूनों का डर हमें हमेशा होना चाहिए। और दूसरी बात उसने कही और वो है राज्य के कानून। इन दोनों कानूनों में ईश्वर को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन राज्य के उन कानूनों को जो हमारे प्राकृतिक कानूनों का हनन कर रहा है, जो हमारी प्राकृतिक स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, तो लॉक ने उस कानून के विरुद्ध जनता को यह अधिकार दिया है कि वो शासक के विरुद्ध भी जा सकता है। और यही है उसके उदारवाद की महत्वपूर्ण विशेषता। अगली विशेषता, अंतिम विशेषता की ओर बढ़ते हैं, वो है सहिष्णु राज्य का समर्थक। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? सहिष्णुता का अर्थ एक नहीं, 2-3-4 शब्दों का एक समावेश है। जैसे हम उसमें उदारता को जोड़ते हैं, जिसमें हम सहनशीलता शब्द को जोड़ते हैं, जिसमें हम कृपा, दया इनको जोड़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों का जो समावेश बनता है उसे सहिष्णुता की दृष्टि में हम सहिष्णु कह सकते हैं, एक सामान्य अर्थों में। कि यदि सहिष्णु राज्य है तो वो क्या होगा? उसी राज्य का समर्थक लॉक है। और सहिष्णुता का अर्थ ये है कि राज्य सदैव ही व्यक्ति को प्रोत्साहित करता रहे कि वह अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़े। वो शासन, वो शासक, वो राज्य ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्ति को ये सारी चीजें करने का एक उपयुक्त माहौल मिले, और उस माहौल में जाने अनजाने से उससे कोई गलती भी हो जाती है तो राज्य इतना सहिष्णु बने कि उसे दोबारा मौका दे उस कार्य को, उस गलती को, भूल को सुधारने का। तो राज्य की सहिष्णुता व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो लॉक का मानना है कि लॉक इसलिए उदारवादी है क्योंकि उनका राज्य सहिष्णुता का प्रमाण है। वह विभिन्न धर्मों और विभिन्न मतों का आदर करता है। उनकी मान्यता है कि विभिन्न धर्मावलंबियों के राज्य में रहने से राज्य की एकता नष्ट नहीं होती, क्योंकि धार्मिक विश्वास व्यक्ति की अंतरात्मा का विषय है और नागरिक सत्ता का संबंध केवल बाहरी तत्वों से है। अतः राज्य किसी भी व्यक्ति पर कोई धार्मिक विश्वास नहीं सौंप सकता और न ही किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान कर सकता है। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित होती है। कि माना जाता था कि विभिन्न धर्म के लोग जब एक राज्य में निवास कर रहे हैं तो उस राज्य की एकता में क्या होगी? एकता में कमी आएगी। लेकिन लॉक ने समझाया कि किसी व्यक्ति विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ में रहने से किसी राज्य की एकता नष्ट नहीं होती। ये तो व्यक्ति का आंतरिक मामला है और राज्य की एकता
बाहरी मामला है। इसलिए प्रत्येक धर्मावलंबी को स्वयं अपने धर्म के ही प्रति नहीं बल्कि अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी आदर और सम्मान रखना चाहिए। और यही सहिष्णुता है कि सहिष्णुता का अर्थ सहन करने की शक्ति, कि यदि हम अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानते रहे तो सामने वाले दूसरे धर्म को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी हमें सहिष्णुता दिखानी होगी कि हम सहकर चुप रहकर दूसरे धर्म की जो अच्छाइयाँ हैं उसे भी ग्रहण करें, देखें। तभी हम अपने राज्य को एक सर्वाधिक उदारवादी राज्य की श्रेणी में ला सकते हैं। और यही उदारवाद कहलाता है कि जितना बेहतर ढंग से उदारवाद को जॉन लॉक ने समझाया, जॉन लॉक की आत्मा उदारवाद में बसती थी, उतना बेहतर अन्य कोई भी राजनेता उदारवाद को समझाने में समर्थ नहीं रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि जॉन लॉक ही उदारवाद के जनक हैं।